अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। वैल्यूएशन के क्वेश्चंस पे आए और पहला ही क्वेश्चन पढ़ लें, मैं करता हूँ। इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक चीज मिक्स है, गैर अखलाकी हरकत है, वैसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलें खैर। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। गर्मी लग रही है यार। जी पढ़ लें तो मैं करूँ। यार आज भी रास्ते बंद थे क्या? आज भी रास्ते बंद थे कोई? हाँ जी, कितना सा लगेगा? पढ़ लिया। सवाल में जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, वैल्यूएशन का पहला क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी से, मैं करूं फिर।
क्या इस बुक में है नहीं सवाल? नहीं तो आप ना लिखा तो नहीं बुक पे कुछ? बुक पे लिखा हो तो नहीं है कुछ ज्यादा? तो ये आप पतली साइड पे ना ऊपर जाए, फिर दोबारा सीढ़ियां नीचे उतरे, और एंड पे वो जो 4-5 कमरा है उसके साथ ही आईपीसी वाले बैठते हैं, उनको दें, उनसे चेंज करें ये किताब थी। दिन जो आईपीसी वाले बैठते हैं उनको कहें यार ये क्या है, चेंज करें। नहीं नहीं बिल्कुल चेंज करें। अब वो कल वो भी मसला था, ये बाकियों के भी पेजेस गायब है। कहाँ, कौन से गायब है? ये कौन से पेजेस हैं जो खाली हैं? क्वेश्चंस, वैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं? 6 नहीं है। सिक्स नहीं है। ये हबीबुल्ला बैठा होगा अभी कि चला गया होगा? क्या कह रहे हो? 23 भी नहीं। चले खैर अभी क्वेश्चन 1 तो करते हैं ना। अच्छा, इस सवाल में बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 7 की, और इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टीएफसीज के बारे में है। मैंने ना इसमें कुछ वर्डिंग इंप्रूव की हुई है। ये डाला इन्होंने आई कैप ने, इसमें वो था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, लेकिन नाम ही पूरे मेंशन नहीं किए हुए थे, तो वो सॉल्यूशन देख के पता लग रहा था कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, तो मैंने फिर सवाल में लिख दिया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो एक दो सेंटेंसेस मैंने चेंज किए हैं, लेकिन खैर ये पुरानी बातें हैं, अब सवाल बहुत बेहतर होते हैं। तो इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, ये पैराग्राफ एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का है, और सवाल की रिक्वायरमेंट ए, शेयर की प्राइस पूछी है और टीएफसी की। और ये कल मैं समझा रहा था कि प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें, लेकिन वो भी दो अलग इसलिए हैं क्योंकि प्राइस तो मार्केट में कोटेड भी हो सकती है, तो हम वैल्यू जानना चाहते हैं, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर प्राइस पूछ रहा है तो वो वैल्यू ही पूछ रहा है। तो टीएफसी की वैल्यू निकालनी है और शेयर की प्राइस निकालनी है। अच्छा, शेयर किस मेथड से निकालनी है? मेथड बताया नहीं? बताया आपने ना सवाल में, ये डेटा से जज करना होगा कि कौन सा मेथड है। अच्छा, अभी तक हमने एसेट बेस्ड मेथड पढ़ा है और डिविडेंड मेथड पढ़ा है। एसेट बेस्ड मेथड बकवास मेथड है और वो सिर्फ और सिर्फ बस थ्योरेटिकली अवेलेबल है, और जब मैं आपको वो वाले सवाल कराऊंगा ना जो एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा तब, और कुछ सवाल हो सकते हैं जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज कहा हो। रेंज ऑफ वैल्यूज से क्या मतलब लगता है? कि उसमें मुख्तलिफ मेथड से वैल्यू निकालनी होगी, तब कोई इज्जत मिलनी है एसेट बेस्ड को, वरना एसेट बेस्ड बकवास मेथड है। तो डिविडेंड मॉडल लगाना है, ये कैसे पता चल रहा है? डिविडेंड की ग्रोथ बताई हुई है, तो इससे आइडिया हुआ करेगा वैल्यूएशन के सवाल में
है कि कौन सा मेथड लगना है, तो ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगना है। और पार्ट बी वैक, तो जब एक बार ये प्राइसेस निकल आएंगी तो फिर वैक निकलेगा। ये मैं कर रहा हूं जून 2008, जो कि मेरी बुक में है क्वेश्चन 1। पार्ट ए, शेयर की वैल्यू निकालनी है और टीएफसी की। शेयर की वैल्यू निकालते हैं, डिविडेंड मॉडल लगाना है, तो उसके लिए ये ग्रोथ वाला सवाल हो गया ना, जिसमें होता है D1 1 प्लस नहीं KE माइनस G। तो KE कहां से मिलेगा? कैपम का डाटा अवेलेबल है, उसने कहा है कि आप काइबोर को रिस्क फ्री मान लें और मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी RM माइनस RF दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, निकालें जरा KE। जी 19%, पूरा 19। RF 9, बीटा 1 पॉइंट और 6.25, 19%, माइनस G 10%। D1 कितना? ये जो परसेंटेज दी हुई है डिविडेंड की कि डिविडेंड इतने %, तो ये किसके ऊपर लगेगी परसेंटेज? डिविडेंड पेड इन ईयर 2007 वाज 12.5% पार वैल्यू पे, तो पार वैल्यू है 10 रुपए, तो ये हो गया ₹1.25, 1.25। तो ये D0 है, D0 से भी पिछले D0। बैलेंस शीट में डेट क्या है? हम खड़े हैं 31 दिसंबर 7, चलो एक दिन पहले खड़े होंगे या सुबह सुबह खड़े होंगे या दोपहर में खड़े होंगे, तो 31 दिसंबर 7 की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 31 दिसंबर 7 अभी इस वक्त टुडे है। अभी इस वक्त जो डिविडेंड देना है वो अभी कुछ ही दिन में दिया जाने वाला है। करंट ईयर्स डिविडेंड विल बी पेड शॉर्टली। तो फिर ये कौन सा है डिविडेंड पेड इन 2007? देखें अभी हम 2007 के एंड पे खड़े हैं और अगर लिखा है विल बी पेड शॉर्टली, तो शायद जनवरी में देने वाले होंगे। वो 7 गुजरा होगा तो 8 के शुरू में 7 वाला डिविडेंड देना होगा, या कह लें कि 7 वाला डिविडेंड ना सही, 8 में डिविडेंड। हम अभी 31 दिसंबर 7 पे खड़े हैं ना, और विल बी पेड शॉर्टली, तो कल परसों डिविडेंड देना होगा। तो वो जो कल परसों डिविडेंड देना होगा वो होगा पेड इन 2008। तो पेड इन 2007 कौन सा था? वो जो जनवरी 2007 में दिया था कहीं, तो वो जो जनवरी 2007 में दिया था वो ₹1.25 था, यानी वो D-1 था। क्योंकि D0 वो होता है जो जस्ट पे हुआ हो या जस्ट पे होने वाला हो, तो ये तो आज से भी साल पुराना है, तो ये D-1 है। तो हमें इसको D-1 से D1 लाने के लिए 2 दफा ग्रो करना पड़ेगा। 1.25 को ग्रो करना पड़ेगा 2 दफा, फिर D1 बनेगा।
फिर D1 बनेगा। अच्छा, अब ना डेट पे गौर करते हैं दोबारा। पहले यहां तक जो मैंने कहा है उस पे बताइए, कोई इख्तलाफ, इतराज, तकलीफ, परेशानी? ये D-1 था, तो उसको हमने D1 बनाने के लिए 2 साल ग्रो किया। अच्छा, अब आपसे शेयर प्राइस पूछी है एज ऑन 31 दिसंबर 7, और अभी इस वक्त डिविडेंड पे होने वाला है। तो अभी इस वक्त जो शेयर की प्राइस चल रही होनी चाहिए वो कम डिविडेंड प्राइस चल रही होगी, क्योंकि जो डिविडेंड भी जस्ट पे होने वाला होता है तो शेयर टेम्परेरीली महंगा होता है, उसको कम डिविडेंड कहते हैं। तो उसने आपसे ये नहीं कहा कि कैलकुलेट एक्स डिविडेंड प्राइस, उसने कहा 31 दिसंबर 7 की प्राइस बता दें, और साथ ये भी कह दिया कि डिविडेंड कुछ ही दिनों में पे होने वाला है। तो अभी इस वक्त जो रेट चल रहा होगा वो कम डिविडेंड होगा। तो ये जो आंसर निकलेगा ये कम डिविडेंड है कि एक्स डिविडेंड? सिर्फ सोच से ही थोड़ी कम डिविडेंड हो जाएगा। ये इस वक्त फिगर्स दिखे ना सामने क्या है। ये कौन से डिविडेंड्स यूज किए हैं इस फार्मूले में? डिविडेंड 1 और उसके बाद वाले, ये परपेचुटी लगाया है ना ग्रोथ के साथ, तो इसमें डिविडेंड 1 कंसिडर किया आपने। D0 किधर है? कम डिविडेंड प्राइस कौन सी होगी? जिसमें वो डिविडेंड शामिल होगा टेम्परेरीली जो परसों पे होने वाला है। तो कम डिविडेंड प्राइस तो वो होगी जिसमें D0 इंक्लूडेड होगा। तो ये जो अभी आपने फार्मूला लगाया है इसमें D0 इंक्लूडेड है, तो फिर खुद D0 शामिल करना पड़ेगा, तो वो कम डिविडेंड बनेगा। और ये कैसे पता कि कम डिविडेंड कैलकुलेट करनी है? क्योंकि उसने कहा है कि 31 दिसंबर 7 की प्राइस बताएं, और ये भी कहा है कि कुछ अर्से बाद डिविडेंड पे होने वाला है, तो वो कम ही चल रहा होगा, तो इसलिए साथ आपको वो कम डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा। ये है D0, ये D1 है, ये D0 है। अब जो आंसर निकलेगा ये अभी इस वक्त 31 दिसंबर 7 पे शेयर की प्राइस होगी। देखें, जब ना हम ये शेयर की वैल्यू निकालते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी ले रहे होते हैं ना। कल यही काम किया था, कल आखिर में जो सवाल किया था फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी ली थी, अभी भी हम यही कर रहे हैं। तो इसमें हमने कौन से डिविडेंड्स कंसिडर कर लिए? D1 और उसके बाद वाले सारे, तो D0 थोड़ी कंसिडर हुआ है इसके अंदर, तो वो हम साथ खुद मिलाएंगे तो फिर ये कम डिविडेंड प्राइस बनेगी। और कम डिविडेंड प्राइस नाम लेके नहीं मांगी हुई उसने, उसने डेट दी हुई है और पूछा हुआ है कि अभी डिविडेंड पे होने वाला है, तो जाहिर है फिर कम डिविडेंड प्राइस ही चल रही होगी। क्या बना? 18.18। ये हो गई शेयर की वैल्यू। शेयर हाँ जी, शेयर प्राइस ओके। अच्छा, TFC की मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी?
IRR नहीं, कैश फ्लोज की पीवी। तो कैश फ्लोज की पीवी किस रेट पे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो मार्केट में भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, कितना चल रहा है? काइबर प्लस 2%, काइबर प्लस 2%, ये मार्केट में रेट चल रहा है अभी। क्या क्या है फ्यूचर कैश फ्लोज? इंटरेस्ट है जो कूपन रेट दिया हुआ है, और रिडेम्पशन की अमाउंट है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी अभी रिपोर्टिंग पढ़ी है, को 3 शक्लें तो चलो हैं सामने, बाकी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद, भूल गया। अमॉर्टाइज कॉस्ट, वैसे तो ये गैर अखलाकी सवाल है, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ कि अब वो पुराने सवाल भी तो रिपीट हो जाते होते हैं ना, तो इसलिए करवा रहा हूँ ये सवाल। तो जिनको रिपोर्टिंग बिल्कुल ही भूल गई है, अमॉर्टाइज कॉस्ट, चले बताता हूँ। अच्छा चलो, चाय पीने तक रिपोर्टिंग वाले तो करें ना इसको, जरा ट्राई तो करें, देखें पूरी चीजें हैं या कुछ मिसिंग है। हैं कूपन रेट है ना यार, नहीं अमॉर्टाइज कॉस्ट का टेबल तो बनाएंगे बाद में, अभी सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि टीएफसी की मार्केट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी निकालनी है। तो फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या है? कूपन है, कूपन है, इंटरेस्ट और रेंट, तो है रिडेम्पशन वैल्यू। अच्छा चले, मैं पहले एक हिंट देता हूँ। बीएफ, अब ये सब लोगों से बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिपोर्टिंग वाले नहीं, सबसे बात कर रहा हूँ। कूपन रेट कितना है? 6%। ये जो लोग रिपोर्टिंग भूल गए ना, मैं उनके लिए रिवाइज करा रहा हूँ। जब ये टीएफसीज इशू किए होंगे, जब इशू किए होंगे, उस वक्त जो इशू प्राइस होगी, यानी जितने रुपए पे इशू किए होंगे, उसी वक्त ये पैसे मिले होंगे, तो उस वक्त के हिसाब से ये टाइम 0 हो गया। और उस वक्त इन टीएफसीज की जिंदगी क्या तय हुई थी? 6 साल। तो उसी वक्त तय हो गया था कि एक तो 6 साल तक 6% इंटरेस्ट देना है। फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपए, अंदर बैलेंस शीट के फेस पे लिखा हुआ है 100 रुपए। 6 रुपए हर साल कूपन पे हुआ करेगा, और 6 साल के बाद रिडीम हो जाएगा। अब आपको सवाल में इशू प्राइस भी नहीं बताई हुई और रिडेम्पशन प्राइस भी नहीं बताई हुई, दोनों ही अननोन है। इशूड एट पार है। अच्छा, ये असल में मैंने ही लिखा था, ये ना 2-3 खामियां थी सवाल में, तो वो इशूड एट पार मैंने ही लिखा था। इशूड एट पार का वर्ड मैंने लिखा है, ये इफेक्टिव रेट मैंने लिखा है, वरना आईकेप के किताब क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ था अंदर से यही। तो मैंने फिर ये ना इसकी लाइनें सीधी कर दी थी ताकि हम कैलकुलेशन पे बात करें। ठीक है, इशू एट पार ये मैंने ही किया था, असल सवाल में वो नहीं था। जिनको रिपोर्टिंग भूल गई है, जिस वक्त ये इशू किया था, और अगर 100 रुपए पे इशू किया था, तो लोग 100 रुपए देने को तैयार थे, तभी 100 रुपए पे इशू किया होगा। ये तो मैं बीएफडी की भी बात भी कर रहा हूँ कि लोग 100 रुपए देने को तैयार हैं, तभी हम 100 रुपए ले पाए हैं लोगों से। ये नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल इफेक्टिव रेट होता ये है कि इनिशियल अमाउंट, इनिशियल रिकग्निशन वाली अमाउंट, यानी जितने पैसे मिले होते हैं कह लें,
और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, इन सब का IRR निकाले ना तो उसको ओरिजिनल इफेक्टिव रेट कहते हैं। ये इफेक्टिव रेट होता है। ये है सवाल में 10%। तो 10% का ये शो कर रहा है कि ये 100 हरगिज नहीं था, क्योंकि इधर भी 100 इधर भी 100, तो आंसर 6 होना था। तो अगर इसका इफेक्टिव रेट 10 था तो इसका मतलब ये 100 नहीं था। फिर असल सवाल में ना ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। असल सवाल में ये भी नहीं दिया हुआ था, तो हमें फिर अज्यूम ही करना पड़ना था, कुछ एक चीज तो अज्यूम करनी पड़नी थी। तो फिर सवाल का सोल्यूशन आई कैप ने इसके 100 के हिसाब से किया हुआ था, तो मैंने फिर सवाल में डाल दिया। तो अगर ये 100 है और ये भी 100 है तो इसका IRR कंफर्म 6% होना था। ये कुछ अर्सा पहले मैंने उसमें की थी बात पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर ये IRR 10% है तो इसका मतलब फिर ये 100 नहीं। तो अब आप इस 10% के ओरिजिनल इफेक्टिव रेट जो दिया हुआ है उससे ये निकालेंगे। अब ये रिडेम्पशन अमाउंट निकलेगी तो TFC की मार्केट वैल्यू निकलेगी। अब TFC की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? इनकी डिस्काउंटिंग करें, पहले ये निकालें और फिर TFC की डिस्काउंटिंग करें। हाँ जी, अच्छा इसकी
इसकी मिसिंग फिगर अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकालें तो वो भी ठीक है, मैं आपको इक्वेशन भी बना देता हूँ। इफेक्टिव रेट से मुराद है कि जब IRR निकाला होगा, इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था इन TFCs को, और कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लोज क्या थे। ये रिपोर्टिंग की चीज है, ये नहीं पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन रिपीट हो जाता है सवाल, इसलिए बता रहा हूं। यानी इफेक्टिव रेट पे अगर कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकालें, IRR यही होता है ना कि कैश इनफ्लोज की पीवी आउटफ्लोज के बराबर हो जाए या आउटफ्लोज की पीवी इनफ्लोज के बराबर हो जाए। तो इस इक्वेशन में हम जो पता है वो रख लेते हैं। ये 100 रुपए है, कूपन 6 रुपए है, और ये 6 साल तक जाना था, तो इस पे लगा लेते हैं एन्युटी डिस्काउंटिंग। और रिडेम्पशन अमाउंट जो भी थी पता नहीं, तो यहां से ये निकल आएगी कि असल में रिडेम्पशन अमाउंट थी क्या। तो यहां से रिडेम्पशन अमाउंट निकलेगी 130.86। अच्छा, इस कैलकुलेशन में ये जो पावर 6 रखी है, इफेक्टिव रेट कब कैलकुलेट किया गया होगा? शुरू में। तो जब शुरू में कैलकुलेट किया हो गया तो 6 साल थे, और ये उन 6 साल को सामने रखते हुए ये कैलकुलेशन की है। लेकिन अब इस बात को साल गुजर गया है। ये TFCs कब इशू किए थे? तो अब साल गुजर गया हुआ है, तो अब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अब इस वक्त बाकी 5 साल रह गए होंगे। तो ये हमने निकाल ली, असल में मिसिंग फिगर निकालने के लिए काला वाला काम किया है। मिल गई मिसिंग फिगर, यानी रिडेम्पशन अमाउंट मिल गई। अब TFCs की वैल्यू निकालता हूं, तो TFCs की वैल्यू होगी फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी मार्केट रेट पे। तो TFCs की वैल्यू हो जाएगी, एक 6 रुपए कल मिलने वाला है, इसकी तरह वो भी अभी कम इंटरेस्ट वैल्यू चल रही होगी। ये लिखा हुआ है ना कि, और ये भी असल सवाल में नहीं लिखा हुआ था, ये भी मैंने लिखा, हुआ ऐसे ही हुआ था लेकिन लिखा नहीं हुआ था। तो ये जिस तरह अभी डिविडेंड परसों मिलने वाला है, तो इसका मतलब प्राइस कम डिविडेंड चल रही होगी। तो TFC का भी इंटरेस्ट कल मिलने वाला है, तो इसकी प्राइस भी कम इंटरेस्ट चल रही होगी। तो वो
जो कल मिलना है ये वो, बाकी कितने रह गए? 5। उन 5 के ऊपर एनवीटी डिस्काउंटिंग, और मार्केट में रेट चल रहा है इस वक्त 11 काइबर +2 -5 और 130.86 तो ये अभी इस वक्त चल रहा होगा मार्केट में, या इसकी प्राइस होनी चाहिए 105.91। ये है जी पार्ट ए। अगर कम इंटरेस्ट नहीं निकाला तो गलत होगा। नहीं, क्या ना लिखा होता? अच्छा हाँ, नहीं सही सही होता, क्योंकि सवाल मेंशन नहीं है ना, लेकिन डिविडेंड मेंशन था। तो डिविडेंड अगर किसी ने एक्स इंटरेस्ट डिविडेंड निकाल दिया होगा वो गलत है। इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ था, तो वो जिसने कम निकाला होगा वो भी सही है, जिसने एक्स निकाला होगा वो भी सही है। इसका अमोर्टाइजेशन कोड का पूरा टेबल में भी वैल्यू यही है। हर बार 10 प्लस का करेगा और शेयर पे करेगा। हाँ वैल्यू ये एग्जैक्ट है। हाँ, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या है? वैग। तो वैग के लिए चाहिए के निकाल चुके, और टैक्स है सवाल में? जी है। अच्छा, इसमें मैंने जब कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाया था ना, तो रिडीमेबल के मैंने केडी के 2 तरीके बताए थे, और एक तरीका ये था कि आप कैश फ्लोज का आईआरआर निकालें और उसको फिर नेट ऑफ टैक्स कर लें। ये भी एक तरीका है, और ज्यादा अफजल तरीका ये है कि कैश फ्लोज को नेट ऑफ टैक्स लिखें और फिर आईआरआर निकालें। तो ये ज्यादा अफजल तरीका है। इस सवाल के सॉल्यूशन में भी ज्यादा अफजल तरीका ही लगाना चाहिए, लेकिन आईकैप के सॉल्यूशन ने इसको वो कम अफजल वाला तरीका भी लगा लिया था, तो चल वो भी जाएगा। कौन सा तरीका? दोबारा सुने। जब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, पहले चले मैं पार्ट ए की बात क्लोज कर दूं जरा। पार्ट ए, शेयर की वैल्यू निकाल ली। डिविडेंड मॉडल क्यों लगाया? क्योंकि डेटा डिविडेंड मॉडल का था, और ये टीएफसी की वैल्यू निकाली, और ये जो ब्लैक में वर्किंग की है ये असल में इसके लिए थी, क्योंकि ये नहीं पता था, तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ा, उसके बाद अब ये नीली वाली जो है ये टीएफसी की वैल्यू निकाली हुई है। पार्ट ए में आपने कोई बात पूछनी है तो पूछे। चलिए पार्ट बी करता हूं।
पार्ट बी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केई निकाल चुके पार्ट ए में 19%। केडी टीएफसीज का केडी भी निकलेगा और ये जो शॉर्ट टर्म लोन है इसका भी केडी निकलेगा, क्योंकि दो डेट है तो दो डेट भी हो सकते हैं। ये भी पहले कर चुके सवाल जिसमें दो डेट थे। तो टीएफसीज का केडी निकालने का जो किताबी तरीका है कि आप के ही आ गया 19% केडी टीएफसी का, के मार्केट वैल्यू को रखें टाइम 0 पे, T1 से लेके 5 रह गए हैं ना, इंटरेस्ट रखें और T5 पे रिडेम्पशन रखें। अच्छा, अगर आप इसका IRR निकाल लें तो वो YTM निकलेगा, उसको नेट ऑफ टैक्स कर लें, ये भी एक तरीका है। और ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप इधर 1 - T कर दें फिर IRR निकालें तो वो डायरेक्टली केडी निकल आएगा। ये दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर दोनों का डिफरेंट निकलना है, लेकिन हैं दोनों तरीके ही सही। किताबों के एतबार से जो अफजल तरीका है वो ये है, लेकिन जो मैंने इससे पहले ज़बानी बोला वैसे लिख लें बात ये आप अपने पास कि केडी निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट लिखना है ये ग्रॉस लिखें, जो आंसर निकलेगा IRR वो YTM होगा। अगर YTM को ही नेट ऑफ टैक्स कर लें तो वो भी केडी बन जाएगा, ये भी सही है। और अगर इंटरेस्ट कैश फ्लोज ही 1 - T करके लिख लें और फिर IRR निकालें तो वो डायरेक्टली ही केडी निकल आएगा, ये भी सही है। बुकिश तरीका वैसे यही है कि आप यहां नेट ऑफ टैक्स लिखें फिर IRR निकालें। लेकिन इस सवाल के सॉल्यूशन को मैंने ऐसे चला दिया, वैसे ICAP वाला उन्होंने इस YTM को नेट ऑफ टैक्स कर लिया था, तो चल वो भी जाएगा वैसे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये वाला तरीका लगाएं। तो ये सवाल मैंने असल में तो पार्ट ए की वजह से डाला है इस चैप्टर में, तो डिस्कशन भी ज्यादा पार्ट ए पे ही है, लेकिन पार्ट बी भी बता तो रहा हूं। तो इसमें ICAP का सॉल्यूशन ही मैंने कॉपी किया हुआ है और इन्होंने क्या किया था कि YTM को ही नेट ऑफ टैक्स करके चला लिया था काम, तो गलत वो भी नहीं है। अच्छा, YTM निकालना पड़ेगा या नहीं जरूरत निकालने की? चलो अगर हम YTM को नेट ऑफ टैक्स कर लें तो निकालना पड़ेगा या नहीं? YTM 11% क्यों?
इसी से डिस्काउंट करके तो मार्केट वैल्यू निकाली है। अब आप मार्केट वैल्यू को फिर रख के IRR निकालेंगे, ऐसे करके फिर वापस करेंगे तो वही निकल आएगा। तो इसलिए 11% ही YTM है, क्योंकि मार्केट वैल्यू 11% पे डिस्काउंट करके ही तो निकाली है, और उसी मार्केट वैल्यू को रखेंगे और IRR निकालेंगे तो फिर 11% ही निकलना है। तो इसलिए ये जो 9% प्लस 2 11% है, यही YTM है। तो इसलिए ICAP के सोल्यूशन में इन्होंने इसको नेट आउट टेस्ट कर लिया था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि है वो भी सही, लेकिन अगर ये सवाल मैं करता या आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं तो वो ये तरीका बेहतर है कि आप इसको नेट ऑफ टैक्स करें फिर IRR निकालें, जो सही बुकिश तरीका है। और केडी, लोन का केडी कैसे निकालें? लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, उसको ही नेट ऑफ टैक्स कर लिया जाता है। तो कितना है उसका इंटरेस्ट रेट? काबा प्लस 3 यानी 12% इंटू 0.65 7. केडी दोनों, और अब इनकी वैल्यूज से वैक निकलेगा। अच्छा, वैल्यूज कौन सी, कम या एक्स? एक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक्स वाली वैल्यू यूज करते हैं, तो इसलिए जो हमने पार्ट ए में निकाली थी वो कम थी, जबकि हमें यूज एक्स वाली करनी है, तो उनको वैल्यूज यूज करके तो फिर इसका वेटेड एवरेज निकलेगा। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल हुआ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट? इसका इस्तेमाल ये होगा कि इक्विटी, TFCs और लोन वैल्यू रुपीज मिलियन। शेयर्स कितने हैं? और एक कितने का है? पार्ट ए में निकाला है शेयर। हाँ, लेकिन वो हमने कम डिविडेंड निकाला था। पार्ट ए में हमने उसको कम डिविडेंड निकाला था, जबकि वैक की कैलकुलेशन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर एक्स डिविडेंड यूज होता है। 16.81 672.4। लोन की वैल्यू वही है जो बुक्स में है। TFC की हमने निकाली है पार्ट ए में कम इंटरेस्ट वैल्यू, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक्स इंटरेस्ट यूज होती है। हमने 105 निकाली है, लेकिन वो कम इंटरेस्ट है, हमने एक 6 एज इट इज ऐड किया था, तो असल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक्स चाहिए होती है 99.9। TFCs कितने हैं? TFCs कितने हैं? सर ये जो हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट सर हम पहले साल की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ, अब जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पॉलिसी बताइए ना, ये चीज अब इस्तेमाल होगी ऐसे कि ये TFCs इशू किए थे कब? तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल ये होता है कि डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। तो चूंकि ये इनिशियली पार वैल्यू पे इशू किए थे, तो यहां पर पार वैल्यू आई होगी पता नहीं कितनी, फिर ईयर एंड पे इस पे इफेक्टिव रेट लगा होगा, फिर कूपन माइनस हुआ होगा, फिर ये है वैल्यू जो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा होगा। और कूपन चूंकि अभी तक पे नहीं हुआ, तो ये बैलेंस शीट की फिगर है जो यहां आ रही है, कितनी? 595। इस फिगर में इसका 10%
ऐड हुआ होगा, कुछ भी माइनस नहीं हुआ होगा, तो ये बना होगा, तो ये 110 है। अब यहां से यहां आए, जब यहां से यहां आएंगे तो 595 को ऐसे करेंगे 541, यानी 541 मिलियन पे इनिशियली टीएफसीज रिकॉर्ड हुए होंगे। उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टीएफसीज 5.41 आया। तो ये एक गैर अखलाकी हरकत थी, बहरहाल हो गया जो होना था। तो यहां से निकलेंगे नंबर ऑफ टीएफसीज, क्योंकि जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रही है, वो 100 रुपए नहीं आ रहा, वो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रही है। तो आप उसको 100 से डिवाइड करके टीएफसीज नहीं निकाल सकते, उससे आप पहले इनिशियल अमाउंट तक जाएंगे। वो 100 रुपए पे रिकॉर्डेड थी, ये 100 रुपए पे रिकॉर्डेड थी, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टीएफसीज निकलेंगे। तो ये इसमें उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिक्स करके एक सवाल बनाया था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है और पुराने सवाल रिपीट ना होते तो मैं तो उसको किताब में भी डालने के हक में नहीं था, मैं निकाल देता, लेकिन सिर्फ इस वजह से डाला हुआ है कि कभी कभार पुराने सवाल रिपीट हो जाते हैं। 0.51 और ये सारे केई केडी निकलेंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखना है। चलें वैल्यूएशन मेथड्स पे वापस। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कराया था कल, और आगे चलते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग के ग्रुप में क्लास का टाइम मैसेज आ गया था ना? मैंने भी बता दिया तुम्हारा। है मिटा दे यार।
चलें, अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे आ रहा हूं। मैंने कैश फ्लो बेस्ड मॉडल लिखे थे और इन नामों में कुछ नहीं रखा, बस मेथड्स के नाम काफी हैं आपके लिए। एक मैंने बताया था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एक है फ्री कैश फ्लो। ये इंपॉर्टेंट तरीन मेथड है इस चैप्टर का, फ्री कैश फ्लो मेथड। अच्छा, अभी मैं आपको ना पहले वैल्यूएशन मेथड्स करा रहा हूं बस फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन। बाद में मैंने कहा था कि उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एक्विजिशन कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क पड़ेगा। अभी आपको जस्ट वैल्यूएशन मेथड्स करा रहा हूं। फ्री कैश फ्लो मेथड, ये समझ लें जी। ये जो फ्री कैश फ्लो में फ्री है ना, ये मुफ्त वाला फ्री नहीं है, ये आजाद वाला फ्री है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं पहले आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखा दूं, फिर दोनों कॉन्सेप्ट्स निकाल के देता हूं उससे। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो तो उससे सही, नहीं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाला भी चल जाएगा। चलो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाला बताता हूं। एक बिजनेस के कैश फ्लोज, जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते थे तो वो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं, तो हम बिजनेस के कैश फ्लोज ले लेते हैं, पूरे बिजनेस के कैश फ्लोज। अगर किसी एक साल के, मैं ईयर 1 कह देता हूं लेट्स से, अब से ऑनवर्ड, तो इस बिजनेस के कैश फ्लोज ये उसके हो गए इनफ्लोज, फिर उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती हैं, फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं, फिर ये नेट कैश फ्लोज आए। मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाली बात कर रहा हूं, उसपे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज थे, हम अब बिजनेस के कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। क्यों बिजनेस के कैश फ्लोज? क्यों? क्योंकि हम बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो मैं अब बिजनेस के कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं। एसेट बेस्ड मेथड में इक्विटी की वैल्यू निकाल ली, डन। कैश फ्लो बेस्ड मेथड में डिविडेंड वैल्यू निकाल ली, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल शेयर की वैल्यू निकालने का तरीका है छोटे शेयर होल्डर की आंख से, जिसको सिर्फ डिविडेंड से कंसर्न है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बड़े शेयर होल्डर की आंख से। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाला भी अगर देखें तो उसमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज 1 2 3 4 जितनी भी प्रोजेक्ट की लाइफ है, ये उसके कैश फ्लोज बने, फिर इसके बाद इसमें से टैक्स लेस हुआ, और आगे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में और क्या क्या होता था? इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ एक और लाइन वर्किंग कैपिटल। तो वो चूंकि एक प्रोजेक्ट था तो उस प्रोजेक्ट में तो बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही थी। अब ये हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये पूरा बिजनेस हर साल कुछ ना कुछ कैपेक्स करता हो, यानी हर साल कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदता हो सकता है हर साल कुछ ना कुछ इसकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आती हो। ये जो अभी इस वक्त एंड रिजल्ट बना है, ये शक्ल मैंने वो लिखी है जो हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में करते थे। और अगर आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये जो इस वक्त ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये कैश फ्लो फ्रॉम, और साथ ये भी मिला लें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और ये भी साथ मिला लें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। यानी अभी इस वक्त जितने कैश फ्लोज यहां लिखे हुए हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कवर हो गया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी कवर हो गया। और अगर फॉर्मेट भी दफा करें, वैसे लॉजिकली सुन लें तो एक साल की फिगर्स लिखी है मैंने, बिजनेस अपने ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट करेगा, इतना खर्च इनको जनरेट करने में हो जाएगा, टैक्स दे देगा, इसने स्टॉक्स भी मेंटेन करने हैं, और हर साल कोई ना कोई पुराना एसेट बिक रहा होगा, नया खरीदा जा रहा होगा। तो ये जो इन सब का नेट आंसर निकला है, इसको कहते हैं कि ये बिजनेस की तरफ से अब आजाद है। यानी बिजनेस ने जो कमाया था, जो अपने खर्चे पूरे करने थे
और अपनी मेंटेन करने की या ग्रो करने की जरूरतें पूरी करनी थी। अब इस साल में ये कैश बिजनेस की तरफ से फारिग है। अब ये कैश चाहे तो ओनर्स और नहीं, सॉरी, ओनर्स नहीं, बिजनेस ने जो कैश कमाया, अपने खर्चे पूरे किए, मेंटेनेंस की, ग्रोथ की जरूरतें पूरी की, अब ये फारिग है इन्वेस्टर्स को देने के लिए। और बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं दो, इक्विटी इन्वेस्टर और डेट इन्वेस्टर। अभी तक यहां से कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया कि डेट इन्वेस्टर्स को कितना दे रहे हैं, यहां से माइनस नहीं किया, यहां से भी डिविडेंड माइनस नहीं किया। तो बिजनेस के इनफ्लोज अपने खर्चे पूरे करने के बाद, मेंटेनेंस की जरूरतें पूरी करने के बाद जो आंसर आता है, इसको कहते हैं कि ये बिजनेस की तरफ से अब आजाद है। ये होता है फ्री कैश फ्लो। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ऊपर, ये फ्री कैश फ्लो है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो है बिजनेस की तरफ से, अब ये फ्री है, और इन्वेस्टर्स इसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहें तो वो उस कैश को इस्तेमाल कर लें। इस वाले फ्री कैश फ्लो को कहते हैं फ्री कैश फ्लो। ये इधर मैं लिख रहा हूं, ये इधर, ये आगे चल रहा है, इसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फ्री कैश फ्लो के दो वेरिएंट्स हैं। फ्री कैश फ्लो का मतलब दोबारा सुन लें, फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि हर साल में बिजनेस जो कैश जनरेट करेगा, अपने खर्चे पूरे करने के बाद, अपनी ग्रोथ की, मेंटेनेंस की जरूरतें पूरी करने के बाद, अब जो बिजनेस की तरफ से कैश अब आजाद है, वो इन्वेस्टर्स चाहे तो ले लें, उसको फ्री कैश फ्लो टू फर्म कहते हैं। और जब इसमें से डेट इन्वेस्टर्स के भी पैसे निकाल दें साइड पे, यानी उनका इंटरेस्ट भी निकाल दें, और अगर उनको कुछ रीपे कर रहे हैं तो वो भी निकाल दें, फिर जो आंसर रह जाएगा, अब ये कैश फ्लो रह गया जो फारिग है किनके लिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस कैश फ्लो को कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये दो टर्म्स हैं जो वैल्यूएशन में इस्तेमाल होती हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये मैंने किसी एक साल की फिगर्स लिखी हैं। अच्छा, फ्री कैश फ्लो मेथड ये बड़े इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन लोगों को लगता है कि बिजनेस जो कैश कमा के देता है अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद, उस कैश से पता चलना चाहिए बिजनेस की वर्थ। तो फ्री कैश फ्लो मेथड एक मशहूर मेथड है वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें मैंने दो टर्म्स बताई हैं, एक फ्री कैश फ्लो टू फर्म और एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या है, बिजनेस का इनफ्लो, बिजनेस की जरूरतें करने के बाद जो फारिग बचा वो फ्री कैश फ्लो टू फर्म है, और उसमें से मजीद डेट इन्वेस्टर्स वाला हिस्सा माइनस कर लें, फिर जो बचा वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इस पैसे पे कौन नजरें जमाए हुए होंगे, दोनों। इस पैसे पे सिर्फ इक्विटी वाले। तो इस पैसे पे चूंकि दोनों ने नजरें जमाई हुई है, डेट इन्वेस्टर्स ने भी और इक्विटी इन्वेस्टर्स ने भी, तो इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करके रेट कौन सा यूज होना चाहिए, इन पे दोनों ने नजरें जमाई हुई है, डेट इन्वेस्टर भी और इक्विटी इन्वेस्टर भी, वैक, और इन पे नजरें हैं सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर की, इसकी डिस्काउंटिंग। तो जब आप इसकी डिस्काउंटिंग केई से करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्टली इक्विटी की वैल्यू निकलेगा, और जब इसकी डिस्काउंटिंग वैक से करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो पूरे बिजनेस की वैल्यू निकलेगा। पूरे बिजनेस की वैल्यू से मुराद है दोनों की कंबाइंड, डेट और इक्विटी दोनों। फ्री कैश फ्लो टू फर्म वैक से डिस्काउंट करेंगे तो पूरे बिजनेस की वैल्यू, पूरे बिजनेस वैल्यू मतलब इक्विटी डेट दोनों मिला के। और अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की डिस्काउंटिंग करेंगे किससे, केई से, तो ये डायरेक्टली इक्विटी की वैल्यू निकल आएगी। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, मैं पढ़ा भी देता हूं बात पूरी मुकम्मल करने के बाद। फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, ओके, कि बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की जरूरतें पूरी करने के बाद अब बिजनेस की तरफ से फारिग है, ये फ्री है। अब इन्वेस्टर्स चाहे जो मर्जी कर लें, तो जब दोनों इन्वेस्टर्स की नजरें जिसपे है वो फ्री कैश फ्लो टू फर्म है, और जब डेट इन्वेस्टर्स को फारिग कर देंगे तो फिर जो बचेगा वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है।
इस पे सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर की नजरें होती हैं और इस पे केई से डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी। इस पे दोनों इन्वेस्टर्स की नजरें हैं तो उसकी वैक से डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगी। और वैल्यू ऑफ बिजनेस से मुराद है इक्विटी डेट दोनों कंबाइन। जी ये छोड़ के ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई और ये भी ले लें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, पीछे फाइनेंसिंग रह गई तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अगर मजीद डेट फाइनेंस लिया है तो वो लेस की बजाय ऐड हो जाएगा इधर, यानी ये पोर्शन है डेट इन्वेस्टर्स का। वैसे ना अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, पूरे बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है ना तो और डेट नहीं बिजनेस लेगा, क्योंकि जब हो गई जरूरतें पूरी तो और डेट करके क्या लेना है। तो इसलिए अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म है तो और डेट लेने के चांस कम है। हाँ, वापस जरूर किया हो सकता है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो मैंने बस कोई एक साल बता दिया। जिस तरह डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में शेयर की वैल्यू निकाल रहे थे फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी, तो फ्री कैश फ्लो मेथड में क्या होगा, फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज की पीवी। और इसके लिए ना आप आइए पेज हाँ जी, नई बुक में पेज 255 पे अच्छा ये मैंने ना वो तब कहा था, मुझे तो तब अभी ध्यान में नहीं रहा। मैंने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए कहा था कि हम ना बिजनेस वैल्यूएशन में जाके टैक्स का ये वाला तरीका यूज किया करेंगे, क्योंकि डेटा ही इसका हुआ करेगा। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में टैक्स की 3 प्रेजेंटेशन बताई थी मैंने। उसमें एक था कि डेप्शन भी लेस कर दें, जो आंसर निकले उस पर टैक्स लगा दें और डेप्शन ऐड बैक कर दें। ये वैल्यूएशन में डाटा ही इस तरह का हुआ करेगा, इसलिए हम यही वाला तरीका मोस्टली वैल्यूएशन में लगा रहे हुआ करेंगे। तो पेज 254 मेरी नई बुक में, 255 पुरानी में पता नहीं, बहरहाल ढूंढ लें। वैल्यूएशन का कुछ चौथा पांचवा पेज होगा चैप्टर का, वैल्यूएशन चैप्टर का दूसरा तीसरा वैल्यूएशन चैप्टर का तीसरा पेज होगा। नई बुक्स में 255 है, पुरानी में बहरहाल चैप्टर का तीसरा पेज होगा, मिड में तकरीबन। पहले तो ये फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ये मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे लिखा यही हुआ है, बस ऐसे लिख दिया, वरना लिखी यही चीज हुई है। पीबीआईटी इसको कह दिया मैंने, उसमें से डेप्शन माइनस की और टैक्स लगाया और फिर डेप्शन ऐड बैक कर दिया। नहीं सॉरी, पीबीआईटी इसको कहा, सॉरी इसको, ये पीबीआईटी है, डेप्शन माइनस कर लिया ना प्रॉफिट, इसको पीवीआईटी कहा हुआ है, इस पर टैक्स लगा दिया, क्योंकि वैल्यूएशन के सवालों में आपको हो सकता है ये दिया हो, डायरेक्टली ये दिया हो। फिर डेप्शन ऐड बैक कर दी, कैपेक्स वर्किंग कैपिटल लेस कर दिया, ये है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। और जब इसमें से ये भी माइनस कर दिया तो ये बन गया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। पीबीटी आ गया ना, वो बात शुरू ही पीबीटी से होगी। और उसके नीचे जो डब्बा बना के लिखा हुआ है कि अगर आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म की डिस्काउंटिंग वैक से करेंगे तो पूरे बिजनेस की वैल्यू, और अगर आप पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लेंगे केई से तो सिर्फ इक्विटी की वैल्यू। अच्छा, लेफ्ट वाले कॉलम में देखें, निकाल ली एक दफा बिजनेस की वैल्यू, वहां से इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालें, डेट की वैल्यू उसमें से माइनस कर दें। तो सवाल में से इन दोनों में से कौन सा तरीका लगेगा ये मैं आपको सवाल की शक्ल देख के बताया करूंगा। मैंने आपको ना फ्री कैश फ्लो के सवालों में जाके हर सवाल के एतबार से बताना है कि इसमें फ्री कैश फ्लो टू फर्म लगाना है हमने कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लगाना है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवालों से हिसाब से बता सकूंगा कि हम सवाल में फ्री कैश फ्लो टू फर्म तरीका यूज कर रहे होंगे या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यूज कर रहे होंगे।
अच्छा, अब अगले पेज पे आए। ये मैंने ना सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, और जरूरी नहीं 5 कॉलम, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बस मैंने एक सवाल का पैटर्न आप तक पहुंचाने के लिए एक फॉर्मेट बनाया। किया ये करेंगे इस सवाल में कि जो कैश फ्लोज होंगे ना सवाल में, उनका एक या तो 4-5 साल की अलग अलग फिगर्स दी होंगी, या फिर किसी 1 साल की फिगर्स दी होंगी, और उनको कहा होगा ये इतने % पे ग्रो करेगा। लेकिन वो जो ग्रो करने का बताया होगा वो बस 3-4 साल का ही ग्रो करने का बताया होगा, उसके बाद से ग्रोथ रेट कोई और चेंज हो जाना होगा। तो मैंने इस फॉर्मेट में जो 5 कॉलम बनाए हैं, मैंने इस मिसाल के मुताबिक बनाए हैं कि आपको शायद पहले वाला फिगर दिया होगा और कहा होगा अगले 5 साल तक, नहीं, पहले के अगले 4 साल तक इतना इतना % ग्रो करेगा, उसके बाद हमेशा इतने % ग्रो करेगा। यानी वहां से फिर हमेशा चल शुरू हो जाएगा। जैसे कल जब मैं डिविडेंड वाला सवाल करा रहा था, तो उसमें D4 ऑनवर्ड एक स्ट्रीम चल पड़ी थी ना, तो ये मैंने उस तरह से 5 कॉलम बनाए हैं। कितने कॉलम बनने हैं सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है कि कॉलम उतने बनाएंगे जब तक ग्रोथ रेट हमेशा वाले से डिफरेंट होगा। फिर जहां से हमेशा वाली गाड़ी चल जानी होगी, वहां से फिर कुछ और करेंगे। तो जितने कॉलम शो करने बनते होंगे सवाल के साथ देखेंगे, ये उतने कॉलम शो कर दिए। और जब ये सारे कॉलम शो कर दिए तो देखें सब में एक जैसी फिगर्स हैं, सब में प्लस माइनस करके ये 6-7 लाइनें छोड़ के मैंने एक बोल्ड करके लाइन निकाली हुई है फ्री कैश फ्लो। पेज अगले के टॉप पे सब ईयर्स में सेम फिगर्स लिखी प्लस माइनस, और एक बोल्ड करके मैंने फ्री कैश फ्लो लाइन लिख दी। फिर ये जो 5 कैश फ्लोज हैं, इन पांचों की पीवी लेंगे तो वो तो सिर्फ इन 5 साल के कैश फ्लोज की पीवी है। हमें तो बिजनेस गोइंग कंसर्न चाहिए। तो वो जो कल वाले सवाल में जो D4 ऑनवर्ड सारे थे, उनको एक फार्मूले में समेट लिया था। ये वही वाला फार्मूला है जो नीचे डब्बे में लिखा हुआ है। इसको कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। देखिए मैंने ना 5 कॉलम प्रेजेंट किए हुए हैं। सवाल पे डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का हुआ करेगा। 4 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं। फर्क बस ये है कि जब उसने ये वैल्यूज जो उसने बता दी उतने कॉलम बना ले, और जहां से उसने गाड़ी चला दी बस उन कॉलम्स की जरूरत नहीं है। फिर जब ये सारे कॉलम्स बना लिए तो इनका जो आंसर निकला वो तो बस ये 5 कैश फ्लोज हैं। इन पांचों की पीवी निकाल के उनको तो ऐड कर लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 5 साल के कैश फ्लोज की पीवी होंगी। जो 6 ऑनवर्ड्स हैं उनका क्या, तो उन 6 ऑनवर्ड्स के लिए बिल्कुल वो डिविडेंड वाला फार्मूला लगता है। जैसे मैंने कल डिविडेंड वाला फार्मूला लगाया था। फर्ज करें अगर हमने 6 ऑनवर्ड करना होता तो ये फार्मूला लगाता ना, तो इसका जो आंसर आता वो 0.5 पे आता। तो डी था डिविडेंड, इसकी जगह हम फ्री कैश फ्लो कर लेते हैं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वाला सवाल होगा तो क्या ही होगा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म वाला सवाल होगा तो वैक होगा। ये मैंने डब्बे में देखिए टर्मिनल वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है। इसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समेट दिया एक पूरी सीरीज के कैश फ्लोज को। तो ये जो टर्मिनल वैल्यू का आंसर निकला ये इस फार्मूले का आंसर है। अच्छा, 5 कैश फ्लोज लिखे हुए अलग अलग, इनकी पीवीज निकालेंगे, और वो जो 6 और 6 ऑनवर्ड्स है वो इसमें सिमट आया, इसको टर्मिनल वैल्यू कहा है। और ये टाइम 5 पे प्लेस हो गया। फिर इन सब की पीवी निकली तो वो वैल्यू ऑफ बिजनेस है। अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म से सवाल कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट वैक है और आंसर पूरे बिजनेस की वैल्यू निकलेगा। अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से सवाल कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट यही है और आंसर पूरी इक्विटी की वैल्यू निकल आएगा। ये पेज 56 सारा पढ़ के देख लें। ये मैंने कैश फ्लो टू फर्म, कैश फ्लो टू इक्विटी, ये सारा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। बाकी जो कमी रह जाएगी वो तो फिर सवालों की प्रैक्टिस से हो ही जाएगी, लेकिन एक बार ना आप ये पेज पढ़ लें सारा।
फॉर्मूला होता है कि कैश फ्लो टू फर्म, जी इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस टैक्स जी ब्रैकेट में नीचे आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जी पेज 255 पे कह रहे हैं या 56 पे? 56 पेज पे कि 55 पे? 55 अच्छा जी 2.3 जी जी ठीक है। इसमें ये ब्रैकेट में लिखा है ना प्रॉफिट इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स, ये पीबीआईटी बन गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है जो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में लिखते भी नहीं थे। तो जब इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो ये पीबीआईटी है और इसी के ऊपर हम टैक्स रेट लगा देते हैं, तो ये पीबीआईटी के ऊपर टैक्स रेट लग गया। ये लिखा हुआ ब्रैकेट में अलाउबल नहीं टैक्स बिल्कुल है, लेकिन हमने इन कैश फ्लोज में फिलहाल इंटरेस्ट को इग्नोर किया है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि पहले बिजनेस अपने जरूरी खर्चे पूरे कर ले और देख ले कि अब उसकी तरफ से कितने पैसे आजाद हैं, उनको हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म कह रहे हैं। फिर उसके बाद डेट इन्वेस्टर्स के पैसे माइनस कर लेंगे और फिर जो बचेगा उसको कहेंगे कि अब ये इक्विटी इन्वेस्टर की मर्जी है, वो जो मर्जी करें। यहां जो ये इंटरेस्ट माइनस हो रहा है ना, ये नेट ऑफ टैक्स है। लेकिन खैर हम लोग जब फ्री कैश फ्लो टू फर्म का सवाल करेंगे तो फिर तो इनको इग्नोर किया। जब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का सवाल करेंगे ना तो हम इंटरेस्ट यही माइनस कर लेंगे, यानी यहां की बजाय यही माइनस कर लेंगे। तो अब वो प्रॉपर पीबीटी निकलेगा, प्रॉपर टैक्स होगा, तो इंटरेस्ट भी आ गया, उसका टैक्स भी आ गया, बस सिर्फ एंड पे ये माइनस करने वाला रह गया होगा। तो फिर हम एक ही फॉर्मेट से फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी तक पहुंच जाएंगे। एक बार जब हमने वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म को यूज किया अगर तो डिस्काउंट रेट बैक है, इसको यूज किया तो केई डिस्काउंट रेट है, इसको यूज किया केई से डिस्काउंट किया तो आंसर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा, इसको यूज किया और वैक से डिस्काउंट किया तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगा। वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है इक्विटी डेट कंबाइंड। अब जब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल आया, वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस 800 मिलियन, अब इसमें डेट इक्विटी दोनों है। अब या तो आप डेट की वैल्यू माइनस कर दें, उससे भी बाकी इक्विटी निकल आएगी, या फिर आपको फिर डेट इक्विटी रेशो दी हुई है, 30 डेट है 70 या 25% डेट है 75% इक्विटी है, तो इसका 75% ले लें तो वो भी इक्विटी आ जाएगी। ये जो डेट की वेटेज होगी, इस तरह से हम लोग डेट कैपअप में वो फार्मूले के अंदर नेट ऑफ टैक्स ले रहे होते हैं। नहीं, ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, सिंपल गियरिंग रेशो है। ये सिंपल गियरिंग रेशो है। ये मैंने सिंपल ये किया है कि 25% डेट 75% इक्विटी, तो मैंने इसका 75% ले लिया। वो तो एक फार्मूला था बीटा का जिसमें टैक्स आ रहा होता था, ये तो सिंपल गियरिंग की परसेंटेज है। जी पेज 255 और 256 मैंने कहा अगर आप एक दफा पढ़ लें तो फिर सवालों के साथ हो जाएगी बेहतरीन इंशाल्लाह। हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा एक ना ACCA का सवाल था और आसान सा सवाल था, वो मैंने डाला है बस सिर्फ जबानी देखने के लिए, उस पर इतना नहीं, इतना वो इम्पोर्टेंट प्यारा नहीं है कि इसको हम करने पे टाइम लगाएं। वो है जी क्वेश्चन 12 फ्यूजी लिमिटेड। इसको इग्नोर भी नहीं करने का दिल, लेकिन क्योंकि आई कैप में ना ये ACC के क्वेश्चंस भी कॉपी होते रहे तो इसलिए इग्नोर करने का दिल भी नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि इस पे टाइम लगाऊं। तो आप सिर्फ और सिर्फ को 10 मिनट लगा लें, इसको देख लें, सॉल्यूशन अच्छी तरह समझने की कोशिश कर लें, इसको डिस्कस कर लेता हूं, फिर ब्रेक कर दूंगा। अरे मैंने तो क्लास ही नहीं लिखी यार, ये लिखी थी मैंने लिखी ही नहीं थी।
ये सवाल मैंने कहा एक दफा देख लें और सवाल पढ़ें, सोल्यूशन देखें, फारिग करें। इसमें इसका सोल्यूशन ही नहीं है। चले ठीक है, लेक्चर 47 बस। मैं इसका ना सोल्यूशन वो पीडीएफ करके तो आपके एलएमएस पे रख देता हूँ। फिर अभी नमाज पढ़ के तो मैं इसका पास पेपर का सवाल, एक अच्छा सवाल है वो सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे। ठीक है 47 बस।